वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में हमको क्या पढ़ना है हिंदी में। तो मैंने कहा बिल्कुल आपको सिलेबस डिस्कस मैं करवा देता हूं। हालांकि सिलेबस मैंने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर दिया था जब नया सिलेबस लागू हुआ था, लेकिन आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी एक नया सिलेबस फिर से डिस्कशन कर दीजिए। तो मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए। तो हिंदी में अगर आपने पहले सेमेस्टर को पास कर लिया या अभी पेपर ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप जान लीजिए कि आपको सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। सेकंड सेमेस्टर की अगर बात की जाए तो उसकी परीक्षाएं आपकी जून में प्रारंभ होगी। ठीक है, तो उसके लिए तैयारी अभी से आप शुरू कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस जो मैंने 2023 के लिए पढ़ाई थी उसको आप देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और इसके अलावा मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। 2023 में जो पूछे गए विभिन्न विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैंने उसमें सॉल्व करवा रखा है, ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों को। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज वीडियो, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ना था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, क्या पढ़ना है, कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर कोर्स आउटकम्स कुछ दिया गया, यानी कि आप अगर इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपके अंदर क्या क्या शैली डेवलप होगी, यही यहाँ पर बताया गया कि हिंदी के विद्यार्थियों को कार्यालय के कार्यों की मूलभूत जानकारी प्रदान करना ताकि वह कार्यालय के कार्यों को सुगमतापूर्वक कर सके और उन्हें कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान देना तथा उन्हें कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने में सक्षम बनाना ताकि वे कंप्यूटर पर कार्य करने में सक्षम होकर के रोजगार प्राप्त कर सकें। ये उद्देश्य रहा है इस सिलेबस का। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे क्रेडिट 6 का है, ये मैक्सिमम मार्क्स आपका यहाँ पर देखेंगे 25 + 75 है। 25 नंबर का पेपर आपके कॉलेज में होगा। आपके चरित्र और आपके प्रैक्टिकल वगैरह जो कुछ भी आप देंगे, आप क्या आपका क्या जो है एक प्रकार से कॉलेज में रवैया रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको 25 नंबर ये सब दिए जाते हैं। 10 नंबर असाइनमेंट वगैरह को लिख करने के बाद में, तो ये सब आपका 25 नंबर आपकी कॉलेज से मिलता है। 75 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, अगर आप 25 नंबर में से 10 नंबर पाते हैं अपने कॉलेज से तो आपको पास कर दिया जाता है। 75 नंबर के पेपर में अगर आप 30 नंबर पाते तो आपको पास कर दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर के 40 नंबर आपको 100 में से मिलने चाहिए। यानी कि परसेंटेज जो पासिंग मार्क्स है वो 40% पर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। तो 4 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, पहली इकाई, और ये सिलेबस जो है वो सभी विश्वविद्यालयों के लिए है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं और सेमेस्टर वाइज परीक्षा अगर आपकी हो रही है तो आप में यही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ठीक है, इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और इसके अलावा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी, या प्रोफेसर रज्जू भैया लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसके अलावा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु, ठीक है, ऐसे कानपुर की विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, ऐसे ही जितने भी विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी विश्वविद्यालय में यही सिलेबस आने वाला है। तो आप सभी लोग तैयारी विधिवत तरीके से कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला आपका है, बाकी में और भी वीडियोस आपको नई नई क्लासेस आपकी होने वाली हैं जल्दी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अगर करे रहेंगे तो आपको ये सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, और मॉडल पेपर वगैरह मिलते रहेंगे बड़ी ही आसानी से। देखें, कार्यालयी हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य और क्षेत्र हमको पहली इकाई में जानना है। कार्यालयी हिंदी की संकल्पना के बारे में हम समझेंगे और कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य क्या रहा है, इसका विषय क्षेत्र कितना व्यापक है उसको समझेंगे। कार्यालयी हिंदी तथा सामान्य हिंदी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, उन संबंधों पर हम नज़र डालेंगे। इसके बाद में कार्यालयी हिंदी की संभावनाएं क्या है भविष्य में, उन संभावनाओं पर ही चर्चा करेंगे। और कार्यालयी कार्यकलाप की जो सामान्य जानकारी है उस सामान्य जानकारी को भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कुल मिलाकर के 10 या 11 लेक्चर्स में हम लोग इसको समापन करेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे इकाई नंबर 2 पे। इकाई नंबर 2 में हमको जानते हैं क्या पढ़ना है, कार्यालयी हिंदी में जो तमाम प्रकार की शब्दावलियों को हम प्रयोग करते हैं, उन शब्दावलियों को प्रयोग कहाँ से करते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, इन चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। जैसे कि शब्दावली किसे कहते हैं, शब्दावली का निर्माण के जो सिद्धांत है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, उन सिद्धांतों पर हम नज़र डालेंगे, उन सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे, किन सिद्धांतों का सहारा लेकर के शब्दावलियों को बनाया जाता है। इसके अलावा कार्यालयी हिंदी की परिभाषिक शब्दावली, परिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, परिभाषा कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा। परिभाषिक शब्दावलियों के बारे में चर्चा करेंगे।
कार्यालयों और अधिकारियों के नाम हम जानेंगे। इसके अलावा पदनाम, संबोधन क्या होता है, इनको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रशासनिक जो एवं विधिक शब्दावली जो होती है, प्रशासनिक मतलब होता है जो प्रशासन के कार्यों में जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा विधिक माने कानूनी जो कामकाज होते हैं उनमें किन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, इन चीज़ों को जानने का प्रयास हम लोग इकाई नंबर 2 में करेंगे। फिर इकाई नंबर 3 में हम आगे बढ़ेंगे। इकाई नंबर 3 में हम क्या समझेंगे भाई, इकाई नंबर 3 की अगर बात की है तो इकाई नंबर 3 में हम लोग कार्यालयी हिंदी में पत्राचार देखेंगे। पत्राचार मतलब कि जो एक प्रकार से समाचार पत्र की बात की जाए या मीडिया लेखन की बात की जाए या नाना प्रकार की चीज़ों की बात करी जाए, इसमें पत्राचार लिखे जाते हैं। यानी पत्र जिस भाषा में लिखे जाते हैं, जिस हिंदी में लिखे जाते हैं, तो कार्यालयी हिंदी में लिखे जाते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। खास करके आवेदन पत्र, कोई हमको कोई चीज़ आवेदन करना है तो उसमें जो हम लिखते हैं जिस शब्दावली का प्रयोग उसको समझेंगे। आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है उसकी पूरा का पूरा एक बायोडाटा समझेंगे, ठीक है। उसका पूरा का पूरा एक मेथड समझेंगे कि आवेदन पत्र लिखा कैसे जाता है। इसी प्रकार सरकारी पत्र क्या होता है, परिभाषा और लिखा कैसे जाता है, उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास रहेगा। अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, कार्यालय आदेश है, परिपत्र है, अधिसूचना है, कार्यालय ज्ञापन है, विज्ञापन हो गया, निविदा हो गया, इसके अलावा संकल्प है, प्रेस विज्ञप्ति है। तो ये सब जो है ये सब एक प्रकार से पत्र ही होते, विभिन्न क्षेत्रों में इनको लिखा जाता है। आप देखेंगे आवेदन पत्र, कोई चीज़ आवेदन करना हुआ। सरकारी पत्र आप देखते हैं सरकारी जो है कार्यालयों से एक दूसरे कार्यालय को भेजा जाता है। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को भेजते हैं, अधिकारी कर्मचारियों को भेजते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में समझेंगे, कैसे कैसे लिखना होता है, कहाँ पर श्रीमान, कहाँ पर जो है अपना नाम, कहाँ पर पूरा का पूरा मुख्य भाग लिखना होता है, सारी चीज़ों को समझाने, कहाँ पर डेट लिखनी होती है, किस तरफ दाएँ बाएँ, पूरा बड़ा एकदम से आपको टेंशन हो रही कि कैसे कैसे क्या होगा, सब कुछ हम समझने का प्रयास करेंगे। मॉडल पेपर बताऊंगा कौन कौन से। देखिए सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र से हमेशा प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्यालय ज्ञापन से और विज्ञापन और निविदा क्या होता है इससे प्रश्न आए हैं, प्रेस विज्ञप्ति क्या है इससे प्रश्न आए हैं, ठीक है, 2023 की परीक्षा में। तो इन चीज़ों पर मैं बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक-एक चैप्टर में हम जैसे आवेदन पत्र एक चैप्टर में हम समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद में सरकारी पत्र एक चैप्टर में, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, सबको समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में जो चौथी इकाई होगी उसमें हमको क्या पढ़ना है, इकाई नंबर 4 में हम प्रारूपण के बारे में समझेंगे। प्रारूपण क्या होता है, टिप्पण क्या होता है, संक्षेपण क्या होता है, पल्लवन क्या होता है और प्रतिवेदन क्या होता है। ये सब एक प्रकार से कुछ टिप्पणी करने वाले मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर प्रारूपण की बात की है तो कोई प्रारूप मतलब समझते हैं ना, एक मसौदा तैयार करना, एक नमूना या एक समझेंगे कि एक सांचा बनाना प्रारूपण का मतलब, ठीक है। तो उसको समझेंगे प्रारूपण कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा टिप्पण और टिप्पणी के बारे में समझेंगे। टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को ही टिप्पण कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा संक्षेपण मतलब कि कोई बड़ी विषय वस्तु है उसको छोटी विषय वस्तु में कन्वर्ट करके समझाना या लिखना संक्षेपण होता है। पल्लवन कोई जो है छोटी विषय वस्तु है उसको विस्तार से समझा बुझा करके आसानी से लिखना वो पल्लवन होता है। प्रतिवेदन कोई रिपोर्ट जिसको बोलते हैं उसी को प्रतिवेदन बोलते हैं। तो इन चीज़ों पर हम फोकस करने वाले, बहुत ही मतलब कि बहुत ही गहरी दृष्टिकोण से हम इसको समझेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताएंगे। जैसे प्रारूपण के बारे में जब हम समझेंगे, प्रारूपण का क्या अर्थ है, प्रारूपण का सामान्य परिचय, उसकी परिभाषा, प्रारूपण लेखन की पद्धतियाँ जो सारी उनके बारे में, प्रारूपण कैसे लिखा जाता है एक आध दो उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। इसके अलावा टिप्पण का क्या अर्थ होता है, टिप्पण का सामान्य परिचय जानेंगे। टिप्पण लेखन की विभिन्न पद्धतियों पर फोकस करेंगे। इसके अलावा टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर है, ये प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछा गया, टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर है, ठीक है, इसको समझेंगे। प्रारूपण की अर्थ परिभाषा और उसकी लेखन पद्धति से प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में, तो इन पर मैं फोकस करने वाला हूँ विधिवत तरीके से। इसके अलावा संक्षेपण का अर्थ, सामान्य परिचय, संक्षेपण की पद्धतियाँ, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आपको एक बात मैं बता दूं, जो मॉडल पेपर हमारे पड़े हुए हैं और जो चैप्टर वाइज वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो आप वहां पर देख लीजिएगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें संक्षेपण वगैरह के बारे में विस्तार से मैंने बताया है, ठीक है। संक्षेपण लिखना पड़ता है, क्यों? चूंकि बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनके पास समय नहीं होता है पढ़ने के लिए, जो भी न्यूज़पेपर या चीज़ें होती है, तो उसके संक्षेपणकर्ता एक होते हैं, संक्षेपकर्ता होते हैं, वो आकर के बड़ी विषय वस्तु को पूरे दिन का हालचाल जो अधिकारी होते हैं बड़े बड़े उनको समझा देते हैं। तो संक्षेपण का यही काम होता है, ठीक है। समान परिचय समझेंगे, संक्षेपण की पद्धतियों के पर हम नजर डालेंगे। इसके अलावा पल्लवन का क्या अर्थ होता है, पल्लवन का सामान्य परिचय, अर्थ परिभाषा को समझते हुए विशेषताओं पर फोकस करेंगे। पल्लवन के सिद्धांत क्या होते हैं और पल्लवन और निबंध लेखन में क्या अंतर होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रतिवेदन किसे कहते हैं, प्रतिवेदन का अर्थ समझेंगे, प्रतिवेदन की परिभाषा, प्रतिवेदन की विशेषताएं, प्रतिवेदन का सामान्य परिचय और प्रतिवेदन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इन चीज़ों पर हम फोकस करने का प्रयास करेंगे। तो ये टॉपिक आपका, एक एक टॉपिक में हम सबको समझने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही बारीकी के साथ इकाई नंबर 4 हम समाप्त करेंगे। इसके बाद में इकाई नंबर 5 पर हम नजर डालेंगे। इकाई
इकाई नंबर 5 में जैसे हम प्रवेश करेंगे, हमको हिंदी भाषा और कंप्यूटर के विकास क्रम के बारे में पढ़ना होगा। हिंदी भाषा किसे कहते हैं और कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, ठीक है, उसको समझेंगे। कंप्यूटर का सामान्य परिचय जानेंगे सबसे पहले, उसके बाद में कंप्यूटर का इतिहास, कैसे-कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ। कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास का इतिहास समझेंगे कि हिंदी का प्रयोग कंप्यूटर में कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, किन उपकरणों के माध्यम से शुरू किया गया। इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर नज़र डालने का प्रयास हम लोग करेंगे। इसके बाद में कंप्यूटर में हिंदी का भविष्य क्या है, या हिंदी एक प्रकार से कंप्यूटर में कहाँ तक सैटिस्फाई है, हिंदी का प्रयोग कहाँ तक सफल हो पा रहा है आज, वर्तमान में हिंदी भाषा क्या कंप्यूटर के लिए प्रासंगिक है। इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा चूँकि आपने इससे पहले इसको पढ़ा नहीं है। लेकिन मैं जब आपको समझाऊँगा तो आपको बिल्कुल आपकी अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, ठीक है, हमारी वीडियोज़ से, ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर में आपको बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करवाने वाला हूँ। हालाँकि मॉडल पेपर वगैरह पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, तो आप पहले से वीडियोज़ जो पड़े हुए हैं उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि जब मैं आपको नई क्लासेस दूँ तो आपके लिए एक एक मतलब कि समझने में आसानी हो और सरल तरीके से आप समझ पाएँ। छठी इकाई की अगर बात करी जाए तो हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पर। हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की अगर बात की, यानी कि जो कंप्यूटर जो एक प्रकार से प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, वो उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हिंदी भाषा में आप देखते हैं आजकल तो इंटरनेट पर तमाम प्रकार की हिंदी भाषा का प्रयोग भी कंप्यूटर में हो रहा है। इंटरनेट में हिंदी भाषा भी चल रही है धुआंधार तरीके से। हिंदी जो है कंप्यूटर, इंटरनेट और हिंदी के बारे में समझेंगे। ईमेल में हिंदी में जो उपलब्ध सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं उसको समझेंगे। वेबसाइट, हिंदी से संबंधित तमाम प्रकार की वेबसाइटें हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी भाषा की जो वेबसाइटें हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे आप देखें गूगल ट्रांसलेटर एक आ चुका है, वो दुनिया की किसी भाषा को आप बदल करके दूसरी भाषा में समझ सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्यूटर में प्रौद्योगिकी जो है इस समय आ चुकी है और हिंदी के लिए कितना सैटिस्फाई है, कितना अच्छा जो है वो महत्वपूर्ण है, या कितना ज़बरदस्त तरीके से उपयोगी है हिंदी के लिए, या हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए, हिंदी भाषा के लिए कितना एक प्रकार से महत्व रखती है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया पर हिंदी लेखन कौशल के बारे में समझेंगे। तो इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग इकाई नंबर 7 में पहुँचेंगे। इकाई नंबर 7 में हमको क्या पढ़ना है? इकाई नंबर 7 में हिंदी भाषा और ई-शिक्षण के बारे में हमको जानना है। हिंदी भाषा और ई-शिक्षण, ई-शिक्षण माने होता है इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण, यानी इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण, ठीक है। इंटरनेट पर उपलब्ध जो पत्र-पत्रिकाएँ होती हैं उसके माध्यम से हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा में। इंटरनेट पर उपलब्ध दृश्य सामग्रियाँ कुछ होती हैं, दृश्य माने जो हम देखते हैं, श्रव्य माने जो हम सुनते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री, जैसे कि आप लोग यहाँ पर दृश्य देख पा रहे होंगे जो आपके समक्ष लिखा हुआ दिख रहा है, और श्रव्य माने हमारी आवाज़ को आप सुन पा रहे होंगे। दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बहुत सारी हैं इंटरनेट पर जो कि आप देख सुन सकते हैं और उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं हिंदी भाषा में। इसके अलावा ब्लॉग बहुत सारे हैं, फेसबुक पेज है, ई पुस्तक सामग्री है, ई कंटेंट है, तो इनके माध्यम से हम लोग जान पाते हैं तमाम प्रकार की जानकारी को, ठीक है। आप कोई प्रश्न नहीं आपको आता है, आप गूगल करेंगे तुरंत आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सरकारी तथा गैर सरकारी चैनल हैं जैसे ज्ञान दर्शन, ई पाठशाला, स्वयं, मूक्स, ठीक है। ये तमाम प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी चैनल हैं जो कि हिंदी के भाषा को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा पॉडकास्ट और आभासी कक्षाएँ भी लगातार हिंदी भाषा में आप देखने को मिलती हैं, तो इनको समझने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद में इकाई नंबर 8 में हम पहुँचेंगे, यानी लास्ट इकाई में। लास्ट इकाई की अगर बात की तो हिंदी कंप्यूटर टंकण, यानी टंकण माने होता है टाइपिंग, ठीक है। शॉर्ट हैंड का जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती है उसका सैद्धांतिक पक्ष, और हिंदी में साहित्य शोध, मतलब हिंदी साहित्य में शोध की विधा के बारे में समझेंगे। तो शोध आपको एक चैप्टर हमेशा पढ़ना पड़ता है, चाहे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा, लास्ट वाले उसमें चैप्टर में आपने शोध पढ़ा होगा हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर भी शोध के बारे में आपको जानना है, थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ता है, क्योंकि आप पीएचडी करेंगे तो आपको शोध करना पड़ेगा, तो इसके लिए शोध के बारे में अभी से लोगों के अंदर एक रुचि पैदा करने के लिए इसको सिलेबस में शामिल किया गया है, खास करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हिंदी भाषा में विभिन्न जो फ़ॉन्ट हैं, फ़ॉन्ट माने जो लिखने की टेक्निक होती है, शैली होती है, उसी को फ़ॉन्ट कहते हैं। तो फ़ॉन्ट यूनिकोड जो होते हैं, वो लिखने की शैली होती है। आप देखेंगे कंप्यूटर वाले के पास कभी जाएँगे तो कई फ़ॉन्ट होते हैं उसके पास, लिखता है कभी टेढ़ा करके अक्षर, कभी सीधा करके, कभी ऐसे करके ये रा बनता है, कभी मतलब ये सब फ़ॉन्ट के ही प्रकार होते हैं, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। तो अलग-अलग फ़ॉन्ट जो होते हैं, वो हिंदी में इस समय हैं, और इसके अलावा शॉर्ट हैंड टाइपिंग, टंकण, मुद्रण, ये सब क्या होता है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी, आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि हम बोल रहे हैं और उधर लिखते हुए आ रहा होगा। जैसे आजकल यूट्यूब पर एक बढ़िया व्यवस्था कर दी गई यूट्यूब के माध्यम से, जो आप देखते हैं यहाँ पर सीसी लिखा रहता है, ऐसे 2 फार्म में सीसी, और ऐसे एक आयत में बंद रहता है। सीसी का मतलब क्या होता है?
ये होता है सबटाइटल। आप उसी सीसी पर एक बार टच करेंगे तो नीचे जो मैं बोल रहा हूँ ये भी लिखता हुआ इसे यहाँ पर लिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है सबटाइटल, समझ रहे हैं ना। तो सबटाइटल जो है वो लिख करके आ रहा है। तो ऐसे ही आपको बता दूं, व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोगों के लिए व्यवस्था क्या हो गई, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो मतलब या लिखने में उनका जो है कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए टाइपिंग की ज़रूरत अब नहीं रह गई। अब क्या होगा, स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी आ चुकी है, टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है कि आप बोल देंगे और सारी चीज़ें लिख जाएँगी फटाफट से, गड़ गड़ तुरंत। जिस भी भाषा में आप लिखना चाहें वो आप उसको लिख पाएँगे, ठीक है। जिस भी आप लिपि में लिखना चाहें आप लिपि में भी लिख जाएगा। जैसे हिंदी में आप बोलेंगे तो हिंदी में लिख जाएगा। अब उसी को अंग्रेजी में हिंदी को लिखना चाहते तो अंग्रेजी में भी वो चीज़ें लिख जाएँगी, रोमन लिपि में, ठीक है। लिपि और भाषा में अंतर होता है। लिपि जो होती है लिखने की प्रक्रिया को लिपि कहते हैं, ठीक है। और भाषा जो होती है, इसे ये किस भाषा में लिखा है, देखिए ये भाषा जो है ये हिंदी भाषा में लिखा है, लेकिन लिपि कौन सी है, रोमन मतलब लिपि कौन सी है, ये देवनागरी लिपि है। देखिए यही देखिए, मैं राम लिख रहा हूँ तो ये राम क्या है, राम ये हिंदी भाषा का शब्द है और देवनागरी लिपि में लिखा है। लेकिन यही राम अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये राम, तो ये रोमन लिपि में लिखा हुआ है राम, ठीक है। हिंदी भाषा का शब्द जरूर है लेकिन लिपि कौन सी है, रोमन लिपि है, ठीक है। समझ रहे हैं चीज़ों को। तो लिपि मतलब लिखने की प्रक्रिया। तो स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी आजकल बड़ी फेमस है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी पीपीटी, स्लाइड और पोस्टर निर्माण। पोस्टर निर्माण जैसे थंबनेल, जो आपने हमारे फ्रंट पेज पर थंबनेल देखते होंगे तो पोस्टर होता है। आप बड़ी बड़ी होल्डिंग देखते होंगे तो उसको निर्माण में भी एक प्रकार से कैसे किया जाता है, उन सभी चीज़ों को बनाने में कैसे बनता है पोस्टर, या जो है एक प्रकार से थंबनेल यूट्यूब पे आप देखते हैं जो लगे रहते हैं। तो ये सब निर्माण, ये क्या होता है, पीपीटी स्लाइड मतलब कि जैसे पीपीटी मतलब होता है पीडीएफ जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, वही चीज़ है। इसके अलावा हम इसमें हिंदी साहित्य में शोध पढ़ेंगे। शोध कितने प्रकार का होता है, जैसे परिकल्पना परीक्षण, परिकल्पना उत्पादन, शोध के चरण बहुत सारे होते हैं, साहित्यिक शोध का क्या उद्देश्य होता है, इन चीज़ों को समझेंगे। तो इस तरीके से इकाई नंबर 8 भी समाप्त हो जाएगा और सिलेबस हम समाप्त कर ले जाएंगे। कुछ संदर्भ ग्रंथ जो यहाँ पर लिखे गए इनको आप पढ़ सकते हैं अगर आपको बहुत विधिवत जानकारी लेनी है। हालांकि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना बीए का बच्चा कोई इसको पढ़ेगा, ठीक है। तो इसको पढ़ने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। तमाम प्रकार की पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल होंगी तो आप इन पुस्तकों को ले सकते हैं। अगर पुस्तक नहीं लेना चाहते तो उसके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पुस्तक ना भी लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सीरीज वगैरह लेकर के अपना काम चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, शुक्ला स्टडी पॉइंट की वीडियोज़ आप अगर देख लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से आप पास हो जाओगे और कोई ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर किसी परीक्षा की तैयारी करते रहें, आप डेली एक आध दो वीडियो, अगर एक भी वीडियो देख लेंगे, घंटा 2 घंटा भी आप शुक्ला स्टडी पॉइंट को समय दे रहे हैं डेली का डेली, तो आप मान लीजिए टॉप कर सकते हैं यूनिवर्सिटी अपनी, ठीक है। अगर आप शुक्ला स्टडी पॉइंट की सभी वीडियोज़ को देख करके जाएंगे, निश्चित तौर पर आपसे आगे कोई निकलने वाला है नहीं, क्योंकि विधिवत तरीके से तैयारी शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से करवाई जाती है। और उसके बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे तो हिंदी 3rd सेमेस्टर में आपको हिंदी गद्य के बारे में पढ़ना है, तो आप जो है हिंदी गद्य के बारे में ऑलरेडी मैंने तमाम प्रकार की वीडियोस बना रखी हैं और इस समय 3rd सेमेस्टर के पेपर भी चल रहे थे तो मैंने करवा दिया था उसको। लेकिन 2nd सेमेस्टर के लिए सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। ओके, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर आपके पेपर का ये नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैप्टर वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहेंगे हमेशा। और मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महासंग्राम वीडियोज़ में लाता हूँ जिसमें हर एक टॉपिक को समझने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।